पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है और इसके 3 मेथड्स क्या हैं डिटर्मिनेशन के। यानी कि अगर हमें यह पता चलता है कि $1 इज इक्वल टू 70 इंडियन रुपीज, तो ये एक्सचेंज रेट एस्टैब्लिश कैसे हुआ है, इसके 3 मेथड्स हैं, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज फ्लोट। फिक्स्ड जो है वो सिस्टम पहले हुआ करता था, अब दुनिया में नहीं है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फिक्स एक्सचेंज रेट कैसे काम करता था, इसके कौन कौन से सिस्टम्स थे, इसकी क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से इसको डिसमेंटल किया गया, अबैंडन किया गया। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12। वी आर डूइंग फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर और लाइक आई सेड आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या था? जहां गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट सेट करती थी, जानबूझ के सेट करती थी। यानी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कल से इंडिया वर्सेस यूएस का एक्सचेंज रेट होगा $1 इज इक्वल टू ₹35 इंडियन रुपीज। ये डिसाइड किया सरकार ने, हम उसको फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते थे। 1970 से पहले दुनिया में फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम अपनाया गया था, यूज होता था। और ये भी 2 तरीके के सिस्टम है, एक था ब्रेटन वुड्स और एक था गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड और भी पुराना है, 1920 से पहले गोल्ड स्टैंडर्ड यूज होता था और ब्रेटन वुड्स 1920s to 1970s तक चला, उसके बाद अबैंडन कर दिया गया। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ 2 सिस्टम है? ऑब्वियसली जब मैंने कहा कि सरकार फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को सेट करती है तो सपना आया या मेरा मन करा उस हिसाब से तो सेट नहीं करेगी। कोई ना कोई सिस्टम जो पूरी दुनिया अपनाती है वही अपनाएगी, और यही 2 सिस्टम्स का नाम है ब्रेटन वुड्स एंड गोल्ड स्टैंडर्ड। तो ठीक है, आप समझते हैं डिटेल में कि ये दोनों सिस्टम्स क्या हैं। पहला गोल्ड स्टैंडर्ड, इसका दूसरा नाम है मिंट पैरिटी। ये मैं तुम्हें क्यों बता रही हूं, इट्स एमसीक्यू क्वेश्चन, दिमाग में रखना। मिंट पैरिटी और गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एक ही बात है। नाउ गोल्ड स्टैंडर्ड जैसा कि नाम कह ही रहा है, क्या है? इसमें दुनिया की हर कंट्री अपनी करेंसी को गोल्ड के टर्म्स में एक्सप्रेस करती थी। जैसे हम कहें कि जी हमारा इंडियन रुपी ना 2 ग्राम गोल्ड के बराबर है। अब 2 ग्राम क्यों? क्योंकि गोल्ड ग्राम्स में एक्सप्रेस होता है। आई एम श्योर कि तुम लोगों ने कभी ना कभी सोना खरीदना बेचना देखा होगा। तो 10 ग्राम्स इज तोला, हम लोग तोलों में बात करते हैं, 10 ग्राम एक तोला होता है। तो यानी गोल्ड जो है ग्राम्स में काम करता है। तो मैंने कह दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया जी हमारे 1 रुपये की वैल्यू इज 2 ग्राम गोल्ड। सिमिलरली यूएस वालों ने कह दिया कि मेरे एग्जाम्पल में खैर उल्टा है, मेरे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि 1 इंडियन रुपये की वैल्यू है 4 ग्राम गोल्ड, और यूएस वालों ने कह दिया कि उनके यूएस डॉलर की वैल्यू है 2 ग्राम गोल्ड। करेक्ट? तो यानी इंडिया के 1 रुपये की वैल्यू 4 ग्राम, उनके $1 की वैल्यू 2 ग्राम। तो अगर हम दोनों को आपस में कमोडिटी एक्सचेंज करनी है और एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम बनाना है तो ईजी है। तुमने भी अपनी करेंसी को गोल्ड के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, मैंने भी अपनी करेंसी को गोल्ड के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब हम दोनों कॉमन यूनिट पे हम बात कर सकते हैं। तो तुम्हारा और मेरा एक्सचेंज रेट क्या बैठा? 4:2 विच इज 2:1। कहने का मतलब कि यूएस वालों को अपने 2 रुपए खर्च करके हमारी 1 रुपए की चीज मिलेगी। ये मैंने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया, ये मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से, अभी सिनेरियो तो ठीक उल्टा ही है, तुमको पता ही है। सो क्या था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम? दुनिया की हर कंट्री, क्योंकि देखो क्या होता है ना, इंडियन रुपए की वैल्यू अलग है, यूएस डॉलर की वैल्यू अलग है, फ्रेंच फ्रैंक्स अलग है, रूबल्स अलग है। तो भाई तुम एक्सचेंज कैसे करोगे? ऊपर से तुम एक्सचेंज रेट फिक्स करना चाहते हो तो कोई सिस्टम तो होना चाहिए ना। तो सिस्टम बना दिया जी, तुम अपनी करेंसी को गोल्ड के टर्म्स में बताओ, हम भी अपनी करेंसी को गोल्ड के टर्म्स में बताएंगे, और जो तुम्हारा और मेरा गोल्ड के टर्म्स में एक्सचेंज बना वही हमारा एक्सचेंज रेट बन जाएगा। दिस वाज गोल्ड स्टैंडर्ड एंड इट वाज फॉलोड अक्रॉस वर्ल्ड बिफोर 1920s। खत्म क्यों हुआ? ऑब्वियसली गोल्ड के टर्म्स में अपनी करेंसी एक्सप्रेस करने के लिए तुम्हारे पास गोल्ड रिजर्व्स होनी चाहिए, राइट? है ना? क्यों? तुम कैसे बताओगे कि तुम्हारे 1 नोट की वैल्यू इतने ग्राम गोल्ड है? कैसे होता है? अगर तुम्हारे पास गोल्ड रिजर्व्स हैं 2000 की, ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास गोल्ड रिजर्व्स हैं आरबीआई सेंट्रल बैंक के पास 2000 की, तुमने 2000 के नोट छापे। अब हिसाब लगाओ, 2000 नोट, 2000 ग्राम गोल्ड, तो हर एक नोट की वैल्यू 1 ग्राम गोल्ड। अब अगर तुम्हारे पास होता 4000 ग्राम गोल्ड और तुमने नोट छापे 2000, तो 2000 नोट, 4000 ग्राम गोल्ड, तो तुम्हारे हर नोट की वैल्यू 2 ग्राम गोल्ड। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यानी तुम्हारी करेंसी को गोल्ड में एक्सप्रेस करने के लिए यू डेफिनेटली नीड टू हैव गोल्ड रिजर्व्स।
और गोल्ड कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो आसमान में ऐसे बौछारों के साथ मिलती है, इट हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड, इट्स अ मेटल, और दुनिया में लिमिटेड है और हर कंट्री में एक जैसा नहीं है। किसी देश में बहुत गोल्ड है, किसी देश में गोल्ड ही नहीं है, फिर क्या करें? दुनिया की सारी कंट्रीज को गोल्ड रिजर्व्स मेंटेन करनी नेसेसरी थी, एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती थी, और सबसे खतरनाक चीज ऐसी कई कंट्रीज थी दुनिया में जहां गोल्ड ही नहीं था, तो बेचारे वो क्या करते? तो समझ में आया कि मर गए भाई, ये सिस्टम तो डुबा देगा। यानी जिसके पास गोल्ड नहीं है अब पहले वो गोल्ड खरीदेगा, गोल्ड खरीदेगा तो पैसे कहां से लाएगा, करेंसी किस रेट पे एक्सचेंज करेगा? इन सब कारणों की वजह से गोल्ड स्टैंडर्ड को डिसमेंटल किया गया, अबैंडन किया गया। क्लियर? फिर एक नया थोड़ा एडवांस सिस्टम लेकर आए ब्रेटन वुड्स का, चलो थोड़ा एडजस्टेबल पेग सिस्टम लेकर आते हैं, एक और तरीके से अपनी एक्सचेंज रेट फिक्स करेंगे। वो क्या है? ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स क्या था? 2 स्टेप्स में करेंसी एक्सचेंज का सिस्टम बनाया गया। फिक्स्ड ही है बट 2 स्टेप्स में करेंगे। कैसे? पहले हम क्या करेंगे, अब क्या था ना, यूएस वालों के पास 70% ऑफ गोल्ड रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड थी। 70% ऑफ वर्ल्ड गोल्ड रिजर्व्स वर विद यूएस। तो यूएस वालों ने कह दिया, देखो हमारे $1 की जो वैल्यू है वो 35 आउंसेस ऑफ गोल्ड है। ये उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि जी हमारा $1 जो है ना वो 35 आउंसेस, ग्राम की तरह एक मेजरमेंट होती है, ऑफ गोल्ड है। अब हम 2 स्टेप्स में करेंसी एक्सचेंज करेंगे। पहले आप अपनी करेंसी को $, के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, ठीक है, और फिर हम उसको गोल्ड के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। लेट मी टेक एन एग्जांपल, मैं समझाती हूं। जैसे $, ब्रेटन वुड्स सिस्टम 2 तरीके से चलता, 2 स्टेप्स में चलता था। पहला, दैट एवरी करेंसी शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ $, जैसा कि आज भी होता है। इंडियन रुपी हम $, के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो जैसे फ्रांस की मान लो फ्रैंक्स होती हैं, तो $1 इज इक्वल टू 5 फ्रैंक्स। ये था फ्रांस का उनके साथ एक्सचेंज रेट, ठीक है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, क्योंकि यूएस वालों ने ऑलरेडी गोल्ड का रेट फिक्स कर रखा है अपने डॉलर का, उन्होंने कह दिया जी हमारा $1 इज 35 आउंसेस ऑफ गोल्ड, ठीक है, ये उन्होंने सेट कर रखा है। तो ओवरऑल 5 फ्रैंक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड कितनी हुई? अगर पहले फ्रेंच फ्रैंक्स को $, में कन्वर्ट करो तो $1 इज इक्वल टू 5 फ्रैंक्स। फिर उन 5 फ्रैंक्स को गोल्ड में कन्वर्ट करो उस वैल्यू के हिसाब से जिससे $, ऑलरेडी फिक्स कर रखा है उन्होंने। तो फिर 5 फ्रैंक्स कितने हुए? 35 × 5, 175 आउंसेस ऑफ गोल्ड। तो 2 स्टेप्स में फिक्स करते थे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले यूएस वाले अपना डॉलर को जो था गोल्ड के टर्म्स में फिक्स करके सेट कर देते थे, ये जी हमारा फिक्स प्राइस है। फिर हर कंट्री अपनी करेंसी को $, के टर्म्स में एक्सप्रेस करती थी। फिर फाइनली उसको गोल्ड के टर्म्स में, जो $, ने फिक्स कर रखी थी रेट 35 आउंसेस की, उसमें कन्वर्ट करके एक फाइनल गोल्ड वैल्यू निकाल ली जाती थी 2 स्टेप्स में। यानी दुनिया में अभी भी गोल्ड की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हुई थी। इवेंचुअली दुनिया की सारी कंट्रीज की जो करेंसी थी वो गोल्ड के टर्म्स में एक्सप्रेस होती थी, एंड दैट इज हाउ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसमें कभी कभी एडजस्टमेंट्स अलाउ कर देता था। एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत, मतलब $1 इज इक्वल टू 35 आउंसेस सेट हो गई। कभी कभी यूएस वाले कहते थे हम इसको ऊपर नीचे कर दें, वो एडजस्टमेंट IMF अलाउ कर सकता था, और जब करता था तो एडजस्टमेंट हो जाती थी। इसीलिए इसको कहते थे एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑल्सो। समझ में आ गया? तो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या? डायरेक्टली गोल्ड के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। ब्रेटन वुड्स क्या? 2 स्टेप्स में, पहले $, में कन्वर्ट करो, फिर उस $, की जितनी गोल्ड की वैल्यू है उसमें कन्वर्ट करो, यानी इवेंचुअली गोल्ड में ही कन्वर्ट करो। लुक एट दिस, currency is expressed in terms of $. $, was assigned a gold value at a fixed price and then उनको गोल्ड के कॉन्सेप्ट में टर्म्स में कन्वर्ट किया गया, यानी गोल्ड की इंपॉर्टेंस दुनिया में चलती रही। ऑब्वियसली ब्रेटन वुड्स भी डिसमेंटल हुआ। क्यों भाई? 70% ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व्स विद गोल्ड रिजर्व्स वाज विद यूएस। लिटरली यूएस ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, और वही प्रॉब्लम फिर से आ गई, भाई गोल्ड किसी के पास है किसी के पास नहीं है, एक्सट्रैक्शन कैसे करें? और इतनी गोल्ड रिजर्व्स आप मेंटेन करोगे, गरीब देश इतनी गोल्ड रिजर्व, अब जैसे इंडिया था, भाई तुम इतनी गोल्ड रिजर्व्स मेंटेन करोगे, उससे अच्छा तो तुम उसका पैसा बनाकर उसको देश पे लगाओ, बट वो सीन था नहीं। इसीलिए इवेंचुअली ये सिस्टम भी डिसमेंटल किया गया। फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का सिस्टम आया। अब आज की डेट में क्या है? आई विल टेल यू व्हाट इज द करंट सिनेरियो। A lot of countries choose to express their currencies in term of $, जैसे इंडिया है अपनी करेंसी को $, में एक्सप्रेस करता है।
यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज यूरो में एक्सप्रेस करती हैं, उन्होंने एक कॉमन करेंसी ले ली है, वो उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। कुछ कंट्रीज तो कंप्लीटली, जैसे इक्वाडोर इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री, उन्होंने तो ये कह दिया जी हमारी अपनी कोई करेंसी है ही नहीं, हम अपनी सारी चीज़ों को यूएस डॉलर के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, मतलब हम अपनी सारी रेट लिस्ट भी यूएस डॉलर के हिसाब से निकालेंगे, हमारी अपनी कोई करेंसी नहीं है। तो यानी आज की डेट में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अलावा ये डिसीजन कि आप अपनी करेंसी को यूएस डॉलर में एक्सप्रेस करेंगे, यूके पाउंड में एक्सप्रेस करेंगे, इट कंप्लीटली लाइज विद द कंट्री इटसेल्फ। ठीक है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की दिक्कतें ये हुई कि एक तो गोल्ड रिजर्व्स मेंटेन करनी थी, दूसरा कभी भी स्पेक्यूलेशन एक्टिविटी नहीं हो पाती थी। व्हाट इज स्पेक्यूलेशन एक्टिविटी? इंटरनेशनल ट्रेड, ध्यान से सुनना, जैसे मार्केट में जाके चीजें खरीदी बेची जाती हैं और उन खरीदने बेचने से लोग प्रॉफिट कमाते हैं, ऐसे ही एक इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी है जहां फॉरेन करेंसीज को खरीद के बेच के प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अब खरीद के बेच के प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है, ध्यान से सुनो। तो इंडियन रुपी की वैल्यू यूएस डॉलर के टर्म्स में आज है 70 रुपए। तो मैंने इंडियन रुपी, मुझे लगा महंगा है, मैंने मान लो मुझे लगता है सस्ता है, आगे और बढ़ेगा, तो मैंने खरीद लिया, इंडियन रुपी बहुत सारा खरीद के रख लिया। कल को ये रेट जो है और अप्रिशिएट हो गया, तो मैंने बेचना शुरू किया। आई स्टार्टेड सेलिंग प्रॉफिट के चक्कर में कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा। या मान लो, चलो मैं थोड़ा इजी एग्जाम्पल लेती हूँ। सो 1 इंडियन यूएस डॉलर इज इक्वल टू ₹70 राइट नाउ। यूएस डॉलर बहुत बढ़िया है, तो मुझे लग रहा है यार यूएस डॉलर खरीद लो, ये तो बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। कल ये रेट और बढ़ गया, 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 80 इंडियन रुपीज हो गया, तो मैंने बेचना शुरू किया क्योंकि मुझे खूब पैसे मिलेंगे, मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ये इसलिए मैं इसको स्पेक्यूलेशन कहते हैं, मतलब कम पे बेचना, कम पे खरीदना, महंगे पे बेचना ताकि आपको प्रॉफिट हो, उसको स्पेक्यूलेशन कहते हैं। लेकिन ये तो तब पॉसिबल है ना जब दुनिया में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होगी, यानी रेट ऊपर नीचे होंगे, इकोनॉमीज के रेट सेट फिक्स्ड नहीं होंगे। अब इस सिस्टम में, फिक्स सिस्टम में कौन सा रेट ऊपर होने वाला है, कौन सा रेट कम होने वाला है, और जब रेट ऊपर नीचे होंगे ही नहीं तो तुम ट्रेडिंग कैसे करने वाले हो और तुम्हें प्रॉफिट कैसे मिलेगा। इस लॉजिक से ये वाले एक्सचेंज रेट सिस्टम की बहुत लिमिटेशंस थी और इसीलिए इसको डिसकंटिन्यू किया गया। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद व्हाट इज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और इसके दो टाइप्स। ये मेजरली एमसीक्यू 1 मार्क का क्वेश्चंस हैं। अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी कि वो एक्सचेंज रेट सिस्टम जो अब दुनिया में बहुत हद तक चलता है। इफ यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।